भी है इससे, और इससे लड़ाई, बीमारी से लड़ाई हम सब एक होकर ही लड़ सकते हैं। तो शुरू में लॉकडाउन हुआ तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पटड़ी पे लाने के लिए अनलॉक जरूरी है। तो सबसे पहले कि बीमारी खत्म हो गई, हमारे को और ज्यादा सावधानी बरतेंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है पत्रकार बंधुओं से, आप अपना अपना सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। देखिए, आज लॉकडाउन अनलॉक होना शुरू हुआ है। हमारे साथी मोड़ा साहब, चट्टा साहब, कुलदीप शर्मा जी, हमारे विधायक मेवा सिंह जी, चौकर साहब, तो एक होकर हम लड़ेंगे तो हम कोरोना से जीतेंगे। और डिवाइडेड होंगे, डिवाइडेड विल फॉल, और उसमें नुकसान होगा। ये हमने आज भाषण दिया था। हमने उसी दिन मैंने कहा था कि हम सुझाव भी देंगे। हम सरकार ने लिया या जनहित में जो फैसला लिया उसकी आवाज हमने जरूर उठाई, कोऑपरेशन किया हमने, इसमें कोई राय नहीं, कंसल्टेशन भी की और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी किया है। और ये आपने देखा, जो पीछे फैसला लिया था सरकार ने, धान का 50% कई ब्लॉकों में अभी उनके नहीं बोएंगे, कुछ प्रोत्साहन दिए थे। तो ये समय नहीं था, उस समय भी कहा था तो फैसला लिया, ये समय ये फैसला लेने का नहीं है। खैर, वो फैसला वापस सरकार ने लिया है, उसका मैं धन्यवादी हूँ। गलत फैसला था, फैसला वापस लिया, फैसला लेना नहीं चाहिए था, लेकिन वो तो फैसला ले लिया। लेकिन एक फैसला और अभी बीच में लटका दिया, पंचायती जो ब्लॉक पंचायती जमीन है उसके लिए। अरे हाथी निकल गया है, पूछ क्यों पकड़े बैठे हो तुम? ये भी पंचायत का भी जो ये शर्त लागू की है, ये भी तुरंत इनको वापस करनी चाहिए। क्योंकि आधार, तो पहले फैसला लेने का जो आधार बताया, तो उन्होंने बताया था कि डार्क जोन की वजह से उनको खत्म करने के लिए हम फैसला ले रहे हैं। तो डार्क जोन खत्म करने के लिए खास तौर पे इस इलाके के लिए तो दादूपुर नवीन नहर 450 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार खर्च कर चुकी थी, उसको क्यों उन्होंने वो किया, वो कैंसिल ही कर दी। ये पहली सरकार होगी पूरे देश में जिन्होंने वो कैंसिल की। अगर रास्ता परियोजना बनानी चाहिए जो डार्क जंग उभरे, जैसे या दादूपुर नलवी नहर वो खोदो, ड्रेनों में पानी भरो। हमारे समय में जो वो राक्षसी नदी थी उसको हमने पुनर्जीवन किया, खड नाला को किया, और बहुत सारे जो वाटर रिजर्व्स हैं, जैसे बीबीपुर लेक का हमने काम शुरू किया था, वो बनेंगे। सरस्वती हम मेवात तक लेके गए, कोटला झील हमने मेवात में खोदी, और सिरसा में ओटो झील खोदी, ताकि वहां रिजर्व बने। पानी है, बारिश का पानी आता है, उसको कहोगे नीचे तक रिसाओगे तो वाटर टेबल अपने आप ऊपर आएगा। लेकिन 6 साल में सरकार कोई कदम नहीं उठाया, उनके दादूपुर नलवी को वापस किया। आज भी मेरा सरकार से ये आग्रह है कि लंबे समय तक मानसून चलने वाला है। आपके जो आए हैं प्रिडिक्शन, वो आपके ज्यादा लंबे समय तक मानसून चलेगा। तो इसमें ड्रेनों में पानी भर के रखें, जोड़ भरे, और जो भी परियोजनाएं बनाए वो सरकार प्रिकॉशन ले, और पंचायत की जमीन के ऊपर भी वो कंडीशन ना लगाए। गेहूं की खरीद हुई, और जिस प्रकार से खरीद में जो समय लंबे चला, और आज तक भी किसान को 25-25 दिन पेमेंट नहीं मिली। मेरे पास टेलीफोन आते हैं, किसान ने कहा था, शुरू में आग्रह किया था कि इस बार सिस्टम ये मत बदलो, जो सिस्टम है वो चलने दो। आड़ती और जो किसान का रिश्ता है वो इस समय तजर्बा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे तकलीफ हुई आज
किसान को तो 25-25 दिन तक आज पेमेंट नहीं मिल रही, पर जो आड़ती से किसान पैसा ले लेगा उस पर तो ब्याज देगा, तो कौन उसका भरपाई करेगा? सरकार को ये ज्ञान नहीं। इसी प्रकार से आड़ती भी परेशान है। मेरे पास शिकायत आती है, जब आज जो है खरीद कोई 74 लाख मीट्रिक टन सरकार खरीद कर चुकी है, लेकिन 20 लाख मीट्रिक टन आज भी मंडियों में है जो लोडिंग नहीं हुआ है। क्यों? और लोडिंग में भी क्या दिक्कत आती है? बहुत सारे आड़तियों ने मेरे को कंप्लेंट की। इस बार की मैं जांच की मांग करता हूं। जब अनलोडिंग के लिए गोडाउन में जाता है तो फूड एंड सप्लाई महकमे के जो भी है तो 10 रुपए कट्टा है, 20 रुपए कट्टा की मांग रखते हैं, ऊपर की मांग लग जाते हैं। तो इस किस्म का है। आज भी मौसम कैसा खराब हो रहा है, जो मंडी में गेहूं खराब हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? लिफ्टिंग नहीं है। 20 लाख मीट्रिक टन की अब तक लिफ्टिंग नहीं हुई है। इसी प्रकार से ये क्राइसिस का समय है, नौकरी निकालने का समय नहीं है। आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था, होम गार्ड के जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज थे उनको निकाला जा रहा है, कहीं टूरिज्म के एम्प्लॉयज को कॉन्ट्रेक्चुअल को निकाला जा रहा है। आज तो नौकरी देने का समय है। आज अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में 43% अप्रैल के महीने में पहुंची है। वन ऑफ द हाईएस्ट इन कंट्री, वन ऑफ द हाईएस्ट। बिहार के बाद शायद इनका हरियाणा का नंबर है। 28% से 43% पहुंची है। और अभी कोई दिख नहीं रहा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो पटरी पे आती नजर नहीं आ रही है। तो सफाई कर्मचारी हटा दिए, और जो सिलेक्शन हुए हैं, जो 3-4 साल से पहले सिलेक्ट करके इंटरव्यू हो चुका है, उनको कैंसिल करने की सोच रहे हैं। जैसे संस्कृत के टीजीटी टीचर हैं, उनको तो ज्वाइनिंग बाकी था। इंग्लिश के टीजीटी टीचर है, कैसी बहुत सारी पोस्ट है जो सब इंटरव्यू वगैरह फाइनल हो रहे, नौकरी देने की बजाय नौकरी निकाले। जैसे जैसे अरोड़ा साहब ने कहा, ये सफाई कर्मचारी तो कोरोना के योद्धा हैं, उनको तो प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको निकाला जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे समय में पीटीआई लगे थे, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने पूरी तरह पैरवाई नहीं करी उनकी, और उनके खिलाफ जो फैसला आया है, अब सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, अपनी लेजिस्लेटिव पावर इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे हमारे समय में चौटाला जी के टाइम में 4000 के करीब MIDC के वर्कर निकाल दिए थे, हमने लगाए। गेस्ट टीचर जो हमने लगाए, कोर्ट ने फैसला कर दिया था, आज तक कोई नहीं हटे, उनका रोजी रोजगार है। इसी तरह पीटीआई का इनको कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। दूसरा, जो ये लॉकडाउन का और जो ये सारी एक्टिविटीज बंद हो गई, उसका असर सबसे ज्यादा गरीब आदमी पर, किसान पर, जो दिहाड़ीदार है उन लोगों पर पड़ा है। जैसे या छोटा दुकानदार है, या छोटा उद्योग धंधा है, छोटी दुकान है, कोई बार्बर शॉप है, कोई जूते का काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई 3 व्हीलर कर्जे पे लेके 3 व्हीलर चलाता है। ऐसे लोगों पर जो दिहाड़ीदार थे उनके ऊपर असर पड़ा है। तो सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सरकार मदद करनी चाहिए। और कम से कम शुरुआत जो है छोटे दुकानदार को और गरीब आदमी को राहत के रूप में कम से कम 300 यूनिट तक का बिजली का बिल तो माफ करना चाहिए 3 महीने का। दुकान बंद है उसके लिए उसका बिजली का मीटर चल रहा है, कहाँ से गरीब आदमी? और भी मदद करनी चाहिए, जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट ने की है। किसान की मदद करनी चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने न्याय योजना चलाई है। 5700 करोड़ रुपया किसान को सीधा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने की बात कही है। तो ऐसी कोई ना कोई इनको करिए। MSME जो है, अब पानीपत का हाल देखो, यमुनानगर में प्लाईवुड की इंडस्ट्री खत्म है, पानीपत में टेक्सटाइल खत्म है, मानेसर बंद है, आज फरीदाबाद का बुरा हाल है। कहीं भी देखे जहाँ भी इंडस्ट्रियल टाउन है, जो हमारे मजदूर जो है, प्रवासी मजदूर, वो चले गए।
कारीगर मिल नहीं रहे, बड़ी तकलीफ है। तो उनकी सुविधा देनी चाहिए। कम से कम जो है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनका इस पीरियड का ब्याज माफ करना चाहिए, ब्याज सरकार को करना चाहिए, ताकि अगले दिन जाके वहां से अपने कार्रवाई शुरू कर सके। या मान लो जैसे, मेरे को पता नहीं है, वो बताएंगे, बहुत सारे होटल उद्योग में बिजली में फिक्स चार्जेस है, फिक्स चार्जेस लेते हैं कि उद्योग चले न चले। अरे जब उद्योग चल ही नहीं रहे, होटल चल ही नहीं रहा, तो फिक्स चार्जेस तो मत लो, जितना असली है वो लगाओ। तो इस किस्म से बहुत सारे तरीके हैं जो राहत देने का काम है। मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हरियाणा सरकार ने कोई कदम उठाया नहीं, कोई ऐसा राहत देने का कार्य किया नहीं जो डायरेक्ट उनको वो मिले। आपने देखा, बेरोजगारी जैसे मैं बता रहा था 43% बढ़ गई, अर्थव्यवस्था पटरी पर लाना है। और इस दौरान जो घोटालों की चर्चा हुई है वो आपके सामने है। शराब घोटाला है, सरकार, अब देखिए, शुरू में हमने कहा था कि शराब बंद कर दी जाए। शुरू में जब पहली मीटिंग में सभी दल के नेताओं ने कहा था, मैं किसी का दोष रोपण नहीं करने आया हूं आज, लेकिन मैं बता रहा हूं तथ्य, तो वो नहीं, हमारी बात मानी गई। लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद जब WHO ने और केंद्र सरकार ने पूरे देश में शराबबंदी की, तो यहां लागू की गई। और उसके कुछ दिन के बाद जब खुला, तो आपने उस टाइम देखा दिल्ली में ठेकों पर कितनी लंबी लाइन थी, ठेके बंद करने पड़े, वहां पुलिस लाठीचार्ज करना पड़ा। इस तरह यूपी में था, जहां पे भी खुली, लेकिन हरियाणा में कहीं लाइन नहीं लगी। ये क्या कारण है? उसका कारण एक ही है कि यहां शराब की तस्करी होती रही, तो इस वास्ते लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ी, शराब यूं बिकते रही। आज भी जो है, आप जाओ ठेकों पर, रेट लिस्ट नहीं लगी हुई, रेट लिस्ट लगनी चाहिए। बहुत ज्यादा ठीक है, कोरोना टैक्स लगाया 10 से लेकर 50 रुपए तक बोतल पे, लेकिन वसूली जो है वो तो 200 रुपए बोतल ज्यादा हो रही है, 400 बता रहे, 400 रुपए ज्यादा। तो क्यों? क्योंकि रेट लिस्ट नहीं है वहां, ये कोई है नहीं, कोई कोई चेक नहीं है। तो ये क्या कारण है? तो आज ये है, शराब का घोटाला खुला। अब तक ये सरकार ये फैसला नहीं कर सकी कि भाई हम SCT बनाए, SIT बनाए, किस अधिकारी को लगाए। अब तक ये फैसला नहीं हुआ, तो अब तक क्या बचेगा उसमें? खाली स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए है, वो तो वो एक इंस्पेक्टर कराता है, अब तक रिपोर्ट दे देता था, लेकिन उसकी जड़ तक क्या है? दाल में कुछ काला है। किसका बचाव करना चाहते हैं, ये सही जांच करें। सही जांच होगी तो हमारी किसी ऐसी एजेंसी से करवाओ, या फिर हाईकोर्ट की जज की अध्यक्षता में जांच, ताकि सही पता लगे कि इसमें क्या है। अब फूड एंड सप्लाई में देखो, अब मेरे को पता नहीं, शिकायत मिली है मेरे को, वो ठीक है, गलत है, जांच करना सरकार का काम है। जो राशन में चना दिया गया, काला चना 1 किलो दिया, वो 74 रुपए प्रति किलो खरीद की गई कन्वेंट से, जबकि बाजार में 36 रुपए किलो है। 1 किलो पर इतना क्या है? ये कौन, किसने क्या किया है? इसकी जांच कराएं, इसकी रिपोर्ट मांगे, सही तय तक इस पर पहुंचना चाहिए। ये मैं कहूँ, और किसान का जैसे मैंने कहा, पेमेंट गेहूं की, गन्ने की पेमेंट देख लो। अरे किसान जो पहले ही आफत आई हुई है, एक कोरोना की वजह से उसमें गेहूं की खरीद ठीक नहीं हो रही, गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही, आगे अब खतरा टिड्डी दल का भी है। उसकी क्या तैयारी कर रखी है हरियाणा सरकार ने? आया ट्रैक्टरों में, उसमें तैयार है कि तैयार है, अगर वो टिड्डी दल आता है तो बड़ा भारी नुकसान होता है। उसके बचाव के लिए भी सरकार को कुछ न करना चाहिए। और एक जो कह रहे हैं कि जल स्तर बढ़ना चाहिए, उसमें अंडर पाइप वो खरीदी जाती थी, उसमें सब्सिडी दी जाती थी।
6 एकड़ तक की जो अंडर पाइप दिया जाता था 60,000 रुपये दिया जाता था। इस सरकार ने पोर्टल ही बंद कर दिया, वो 4 दिन खोलकर करके उसकी सब्सिडी बंद कर दी। अरे जल स्तर ऊंचा करना है तो अंडर पाइप की सब्सिडी आप चालू रखो, उसकी सब्सिडी इन्होंने बंद कर दी। खैर ये परिस्थिति है, आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे। आज पूरा देश और हमारा प्रदेश बहुत संकट में है आर्थिक तौर पे। जो जीडीपी 2019-20 में 4.2 ही पहले ही इतनी नीचे 11 साल में सबसे लोएस्ट में आ गई थी 4.2, और अब जो ये आपका क्वार्टर गया है जनवरी से मार्च तक उसमें 3.1% है। लेकिन इस साल में आप देखेंगे टिप लेगी ये 5 से 6% तक, और मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगी। उसका मतलब ये है कि इस साल के अंत तक तो जीडीपी जो है नेगेटिव में जाएगी, 1.5% से लेकर 3% तक जाने का खतरा है। कोर सेक्टर की प्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया, सारे इंडस्ट्रियल में पूरे देश में और हरियाणा में खासकर इंडस्ट्रियल हुआ है, यहाँ पर कोर सेक्टर की प्रोडक्शन 38% तक कम हुई। 38% फॉल आया है और आगे आ ही रहा है। तो ये आपको देखना, इसमें बहुत सारे इशू है। जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करना चाहिए था गरीब आदमी के लिए, उन्हें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। जो लघु उद्योगों को मदद करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। जो दिहाड़ीदार की मदद होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और जो माइग्रेंट लेबर्स उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, ये मैं तो आपका अखबारों में खबर पढ़ता रहा, टीवी पे देखता रहा। अवमाननीय व्यवहार भी हुआ उनसे। हाँ, एक बात जरूर है, मेरे को इस बात का गर्व भी है और पूरे हरियाणा के लोगों को मैं शाबाशी भी देना चाहता हूँ। हरियाणा में कोई भी भूखा नहीं मरा, भूखा नहीं रहा, और उसका श्रेय एनजीओ को, प्रदेश के लोगों को है। जो क्योंकि हर शहर से मेरा संपर्क रहा, हर रास्ते से मेरा संपर्क रहा, तो वहां के लोगों ने, एनजीओ ने कितनी मदद की, तो हरियाणा में भूखा नहीं रहने दिया। ये मैं हरियाणा के लोगों की वो करता हूँ। और दूसरा, जिस प्रकार से अनुशासित उसमें रहे और जो रोक लगाई रखी बीमारी की, इस बात के लिए भी मैं हरियाणा के लोगों को श्रेय देता हूँ। क्योंकि गांव में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मैंने कहा, गांव में इकट्ठा बैठ के हुक्का पीते थे, इकट्ठा बैठ के ताश खेलते थे, कहीं नहीं देखेंगे, बल्कि टीकरी पैरे लगा दिए गए गांव में। तो इस प्रकार से बचाव रहा है। मेरा लोगों से ये अपील है कि आगे भी इसी प्रकार से सतर्क रहें, सावधान रहें। अभी बीमारी से ये लड़ाई हमारी लंबी है, सबको मिलकर लड़नी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ आया। आपका क्योंकि उस दिन मैंने कह दिया था पहले मैं 1 तारीख को कुरुक्षेत्र जाऊंगा, हालांकि ये 8 तारीख तक बढ़ गया, लेकिन बस मैं आपसे यहाँ पर आया हूँ इसी वास्ते। हालांकि शुरू में बहुत सारे साथियों ने भी सवाल पूछा था मेरे से कि बहुत सारे मंत्री सरकार के और मंडियों में जा रहे थे, तो मैंने मेरे से पूछा था कि आप भी मंडी में आओगे क्या? मैं नहीं आऊंगा, मैं अनुशासन पालना करता हूं। मैं अपनी वजह से, अपने राजनीतिक लाभ की वजह से लोगों की जिंदगी जोखिम में नहीं डालना चाहता। जहां मैं जाऊंगा भीड़ होगी, आपस में संक्रमण बढ़ेगा। तो ये मैंने पहले दिन कहा। इसी वास्ते आज भी मैं, क्योंकि मैंने कह दिया था मैं 1 तारीख को कुरुक्षेत्र जाऊंगा, इस वास्ते मैं आया हूँ। और आप मैं रूबरू शायद पहली, देखिए मैंने यही कहा आपको, जब पहले दिन मीटिंग हुई उस समय कहा गया कि भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि जब तो शुरू हुआ था 6 साल तक की आर्थिक स्थिति कहा गई, 60,000 रुपया कर्जा, 60,000 करोड़ का कर्जा था जब मैंने सरकार छोड़ी, और आज उस टाइम 2 लाख करोड़ का कर्जा हो गया था। इस बात की मैं बाद में चर्चा करूंगा, ये समय नहीं है, ये समय उस चीज का नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई ये आर्थिक स्थिति नहीं है, इस वास्ते कंट्रीब्यूट करो। जैसे हमारी सबकी तनख्वाह
एक एक महीने के लिए कर्जा और ले लो तो 30% मैं बता रहा हूँ 30% हमारी तनख्वाह 2 साल के लिए काट दी। एम्प्लॉयज की बात हुई, मैंने कहा उनसे बात कर लो। इस प्रकार से आर्थिक इन्होंने स्थिति मजबूत हो। विधायकों की जो 5-5 करोड़ रुपया सालाना थी वो भी उन्होंने कह दिया भाई हम इसमें लगाएंगे, इस प्रकार से हो। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई मैंने ये कहा कि भाई ये ऐसा समय है, क्राइसिस का समय है, सबकी मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई अगर आप हम पहले आर्थिक स्थिति सुधारे, नहीं तो कर्जा लेना पड़ेगा हमारे को, कर्जा ले लेंगे तो उल्टा साहब जो है वहाँ कर्जे की सवाल कहेंगे। मैंने उस टाइम भी ये कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि कोरोना की लड़ाई के लिए आप कर्जा लो, मैं कभी सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले और बाद में जो लिया है उठाऊंगा। हमारे बाद आगे बहुत समय है प्रदर्शन करने का भी, विरोध करने का भी, लेकिन इस लड़ाई में मैं नहीं उठाऊंगा। तो इन्होंने कर्जा 3-4 बार ले लिया तो फिर भी एम्प्लॉयज की तनख्वाह नहीं दी, तो इस बात के लिए मेरे को बड़ा हैरानगी की बात है। जो मिडलमैन है उसको अभी तक कुछ नहीं मिला। मेरी बात हुई थी और उन्होंने अनाउंस किया था, मेरी बात पे उन्होंने कहा, मीटिंग में कहा था कि ग्रीन कार्ड जो कहते हैं ग्रीन कार्ड, हरे कार्ड वालों को हम राशन देंगे। ठीक है, मैंने कहा तो जैसे मान लो कोई 3 व्हीलर वाला है वो ग्रीन कार्ड होल्डर हो गया, उसका अब तो नहीं कमाई उसकी, अब तो कमाई मिडलमैन सारा जो सामर्थ्य है जिसका वो कोई राशन देने नहीं जाएगा। तो इन्होंने वायदा तो किया था, किसका इम्प्लीमेंटेशन, कोई मैं कह रहा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आज समय है मदद करने का, देना चाहिए। कोरोना के बीच में अधिकारी सुसाइड कर रहे हैं, वो आपने सीबीआई से जांच की मांग भी उठाई थी। हाँ तो उन्होंने सरकार ने मांगी है, मांग अभी तक हुआ नहीं है। नहीं, सीबीआई से शायद टेक ओवर कर लिया केस। सीबीआई टाइम लगता है सीबीआई का, जहां तक मेरी को मालूम है सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया। हमने कहा था उसी समय इस बात को माना गया था, और ये बहुत आप देखेंगे कि बड़ा भारी घोटाला निकलेगा ये। नहीं, मैं आप जब कोई बयान नहीं पढ़ा, मैंने ये कहा था जब सरकार ने फैसला किया था कि भाई रोडवेज के जो वो जाएगी बसें छोड़ने जाएगी श्रमिक मजदूरों को, लगा वो भी तो अपनी जान जोखिम में डाल के जाएंगे, इनको भी वही स्टेटस मिलना चाहिए ना। इस बात से मैं तो यही मांग करी है, वही मैं कह रहा हूँ भाई आखिरी निकल गया, पूछ पकड़ के ना बैठे, पंचायत की जमीन को भी, तो इसका क्या विरोध, क्योंकि ये बड़ा भारी वो है, विरोध कर रहा हूँ। बिल्कुल फैसला लेना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी कोई बोल ही नहीं देगा, जो बोली देगा क्या करेगा, वो गरीब आदमी है और अब कोई समय नहीं है दूसरा फसल बोने का। देखिए, मैं कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता हूं ना, और उम्मीद रखता हूं कोई जिम्मेवारी स्थान में बैठे उसको भी व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए ऐसी। ऐसा है बिल्कुल, जो रेनी वेल स्कीम चलाई गई थी फरीदाबाद में पानी के लिए, वो भी पूरी सुचारू रूप से नहीं चल रही। निकासी की जो स्कीमें चली थी वो ठप हो गई। आपके यहाँ कुरुक्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ होगा, बात जाने की जरूरत नहीं, कोई स्कीम नहीं आती दिखी आपको। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, पूरे पत्रकार बंधु हैं, पिछले 6 साल में कोई कुरुक्षेत्र में अरोड़ा साहब बता दें कोई नई स्कीम आई है इनकी? नहर बना रहे थे दादूपुर, नहर खुद चुकी थी, 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, वही बंद कर दी।